नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। यूक्रेन में जब वॉर शुरू हुआ था तो मैं बार बार कह रहा था कि पुतिन को हल्के में लिया जा रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा था कि किस तरह से पुतिन इतनी आसानी से हाथ में आने वाले नहीं है, और ये भी बता रहा था कि रूस लगातार एज ले रहा है। और अब ये भी साफ होने लग गया है कि ये जो यूक्रेन की लड़ाई है, इसको अंजाम तक पुतिन ने अभी तक क्यों नहीं पहुंचाया है। दुनिया भर में तमाम तरह की अफवाहें आती रहती हैं, तमाम तरह की बातें आती रहती हैं, और जो वेस्टर्न मीडिया है उसका प्रोपेगेंडा हम देखते ही रहते हैं। पुतिन को तो MI6 ब्रिटेन की प्रतिष्ठित एजेंसी है, उसने दावा करके कहा कि पुतिन मर गए। कभी उनको बीमारी बताई जाती है, कभी उनके साथ कुछ बताया जाता है। लगातार ये सिलसिला चल रहा है। क्यों चल रहा है ये आप सब जानते हैं, लेकिन अफसोस कि हम तक वो बातें नहीं पहुंच पाती जो पुतिन के पक्ष में है। उसकी वजह है वेस्टर्न मीडिया। लेकिन आज बात वेस्टर्न मीडिया पे नहीं होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लगातार पुतिन का कंट्रोल सारी सिचुएशन पे बढ़ता जा रहा है, और अब धीरे धीरे पुतिन का जो कंसंट्रेशन है वो यूक्रेन पे जो है वो तो चल ही रहा है, वो अमेरिका और उसके जो लग्गू भग्गू देश हैं उन पे वो अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। और धीरे धीरे करके अब उसने अपना अभियान बना लिया है कि इनको सबक सिखाना है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में इस जटिल इकोनॉमिक खेल के बारे में बताऊंगा। और जो लोग कहते थे अब स्विफ्ट पे बैन लग जाएगा तो पुतिन बर्बाद हो जाएगा, अब रूस बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, पता नहीं क्या क्या भविष्यवाणियाँ चहूँ और सारे मीडिया में दिखाई देती थी। अब वो एक्सपर्ट सारे के सारे कह रहे हैं कि पुतिन को काबू करना मुश्किल है, क्योंकि उनको समझ में आया कि धारा के साथ अब बहल हो, क्योंकि आप कितना भी झूठ बोल लो आखिर में रिजल्ट जो आते हैं उनसे तय होता है। नोटबंदी को लेकर लोगों ने बहुत महिमा मंडन किया, आखिर में जो नतीजे आए उससे तय हुआ। इसी तरह से अब नतीजे आए हैं रूस को लेकर, यूक्रेन को लेकर। आज डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्कैन करने के लिए मैं स्क्रीन पर डाल देता हूं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। अब तक तो पुतिन तमाशा देख रहा था और बहुत बढ़िया तरीके से अपना कंट्रोल सिचुएशन पे बना रहा था। हवा के मामले में, वायुसेना के मामले में पुतिन के पास बहुत ताकत है, और इतनी ताकत है कि वो जब चाहता तब कीव को हवाई हमलों से तबाह कर देता। उसके पास इतने विमान थे, सब कुछ था, उसके बावजूद उसने अपने आप को कंसंट्रेट किया यूक्रेन के उस हिस्से की तरफ जो हिस्सा रूस की सीमा के पास में है। वो अपने आप को सुरक्षित करने पे फोकस करता रहा, और उसका ध्यान यूक्रेन को बर्बाद करने पर नहीं रहा। बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को और कहते हैं कि रूस के लिए यूक्रेन जो है उसकी साझी विरासत है और उसके बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इसलिए उसको बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता है। अब हम बात कर रहे हैं जो वर्तमान घटनाक्रम क्या हुए हैं उनकी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हालत ये है कि उसको तो छोड़ दिया यूक्रेन को एक तरफ, और पुतिन ने अब अमेरिका की जो जुंडली थी, मंडली थी, उसके सहयोगी थे यूरोपीय देश जो थे, और स्वयं अमेरिका को बड़े तरीके से सबक सिखाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे करके पुतिन ने अपनी गैस की सप्लाई का नॉब सिम पे लाना शुरू कर दिया। यानी अब यूरोप को जो गैस की सप्लाई कर रहा था उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। आप लोग भी सोचते होंगे कि ऐलान हो गया और हम तो तेल नहीं खरीदेंगे रूस से, हम ये नहीं करेंगे। यूरोप यूनियन कुछ बोल रहा है, नाटो कुछ बोल रहा है, अमेरिका कुछ बोल रहा है, रूस कुछ बोल ही नहीं रहा है। रूस को भी तो बोलना चाहिए, ठीक है अगर तुम तेल नहीं खरीदोगे तो हम तुमको ये नहीं देंगे। लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उसने कहा आपको जो करना है करिए, आप अपने मीडिया में जो प्रोपेगेंडा फैलाना है फैलाइए। अभी ब्रिक्स की बैठक में 2 दिन पहले रूस ने भाषण दिया है, उसने, पुतिन ने, और इन लोगों ने घोषित कर दिया था कि वो मर गया है, किसी ने कहा कैंसर है, मतलब जिसको कहते हैं ना बद्दुआएं देना, तेरे मुंह में कीड़े तेरे मुंह में धूल टाइप का, वो चल रहा है। खैर, अब क्या किया उसने कि जो सप्लाई है गैस की उसको कर दिया है कम,
और यूरोप की सप्लाई कम ही नहीं की है बल्कि जर्मनी को भी लपेटे में ले लिया, जर्मनी की सप्लाई भी कम कर दी है। अब इन देशों की सप्लाई कम करने का मतलब क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन है, चूँकि एक और वैसी ही पाइपलाइन प्रस्तावित थी यूरोप के लिए रूस से, तो उसका नाम रख दिया गया है नॉर्ड स्ट्रीम 2 रख दिया गया था, इसलिए अब इसको लोग 1 पुकारने लगे। जो 2 बनी ही नहीं है तो हम इसको 1 क्यों पुकारें? जब बन जाएगी तो देखा जाएगा। बहरहाल इसके ज़रिए गैस की सप्लाई रूस ने कर दी है कम। अब यूरोप के देश जो है वो कह रहे हैं, तिलमिला रहे, क्योंकि उनकी दिक्कत दूसरी हो गई है। अब ये उत्तरार्ध से दक्षिणार्ध में चला गया है सूर्य, और उससे क्या होता है कि जो उत्तरार्ध है, धरती का उत्तरार्ध जो है, उसमें अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। यूरोप में ठंड में गैस की किल्लत ना हो इसलिए वो अपने रिजर्वायर्स में अभी से लेके रूस की गैस भरना शुरू कर देते हैं। और इस बार के तनाव के बाद में ये तय किया गया था कि 80% के करीब भंडार फुल रहना चाहिए। ये एडवाइजरी थी यूरोपियन यूनियन की इन देशों को। लेकिन जब वो अपने बाल्टी में पानी भर रहा था, उसी दौरान उसका नलका धीमा कर दिया गया, उसकी गैस सप्लाई धीमी कर दी गई। अब जब यूरोप के देश तिलमिला रहे हैं और कह रहे हैं रूस ने हमारी गैस की सप्लाई कम कर दी, ये कर दी, वो कर दी, तो कह रहे नहीं, हमने कम नहीं की है, हमारी तरफ से सप्लाई पूरी है। इनफैक्ट दरअसल ये सप्लाई कम आप ही की वजह से हुई है, अमेरिका की वजह से हुई है, बाइडन की वजह से हुई है। अब बाइडन की वजह से कैसे हुई है? बाइडन की वजह से ऐसे हुई है कि साहब जो हमारी मशीनें हैं ना, जिनके ज़रिए हम आपकी गैस खोलते हैं बंद करते हैं, वो वाली टूटी हो गई थी हमारी ख़राब। अब वो ठीक होने गई है कनाडा। अब आप कनाडा में आपने सैंक्शन लगा दिए हैं तो हमारी टूटी दे नहीं रहे। यानी कुछ इक्विपमेंट ऐसे थे जो गैस की सप्लाई करने में मदद करते थे, वो कनाडा ठीक होने गए हुए हैं और कनाडा से आ नहीं रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं। इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी ही रफ्तार से आपको गैस मिलेगी। आज पानी धीमी रफ्तार से आएगा, जितनी बाल्टी भर सकते हो भर लो। अब ये एक समस्या है क्योंकि आने वाले समय में यूरोप में अगर गैस कम होगी तो सर्दी में लोग घरों के अंदर गैस जलाते हैं और उनको वहाँ यूरोपियन यूनियन का ये वो भी है, नियम है कि जो सप्लाई है वो प्राथमिकता के आधार पर घरों पर की जाएगी। और जर्मनी पूरे यूरोप का एक तरह से इंडस्ट्रियल हब है और वहाँ की भी गैस कम कर दी है। तो और कितनी कम की? 60% तक सप्लाई कम कर दी है साहब। अब क्या होगा कि सप्लाई प्रायोरिटी पे देनी पड़ेगी घर को, सर्दी में तो मार नहीं दोगे अपने लोगों को, और उद्योग धंधे और इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। अब उद्योगों का जो काम है वो पड़ जाएगा कमज़ोर। तो यूरोप में मंदी के हालात खड़े हो गए हैं, आशंका खड़ी हो गई है कि सर्दियां आते आते यूरोप मंदी के बीच में ना घिर जाए। ये हुआ है। और जब ये होता है तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जर्मनी से यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में सामान जाता है, उसका उत्पादन कम होगा तो एक तो जर्मनी का जीडीपी गिरेगा, सामान की उपलब्धता कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को ही रूस ने हथियार बनाया। तेल, याद कीजिए, तेल के मामले में अमेरिका ने प्रतिबंध तो नहीं लगाया क्योंकि उनको लगा कि अगर तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा देंगे तो यूरोप तरसेगा। यूरोप की उनको परवाह थी, और फूड पे प्रतिबंध लगा दिए तो दुनिया त्राहिमाम कर रही है, पहले ही परेशान है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिए। अब उस पर प्रतिबंध लगाने के कारण क्या हुआ कि चीज़ों के दाम बढ़े। जैसे पेट्रोल, तेल है, तेल अचानक अगर आप रूस पे कहोगे कि रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा या धीरे धीरे रूस का तेल हम कर्टेल करेंगे तो तेल की किल्लत होगी, तेल की कमी होगी, बाज़ार का सेंटीमेंट है। अब बाज़ार को लगा कि तेल की सप्लाई कम होने वाली है, आपूर्ति कम होने वाली है, तो इसलिए इसका दाम बढ़ा देते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया तो इस दाम बढ़ने का फ़ायदा उठाकर रूस ने दबादब अपना ऑयल एक्सपोर्ट किया। खूब सारा तो चीन ने खरीदा, खूब सारा भारत ने खरीदा,
और भी यूरोप के देश भी खरीदते रहे, और जो खरीद नहीं सकते थे वो कह रहे थे कि भारत की रिलायंस वालों तुम क्रूड ऑयल खरीद लो रूस से और डीजल पेट्रोल बना के हमको बेच देना। तो हमारे यहाँ तो यही आएगा ना कि हमने भारत से खरीदा है, रूस से नहीं खरीदा। और रूस ने 80 से 85 डॉलर में वो तेल बेचा, जो बाजार में 120-130 डॉलर था। लेकिन वो 80-85 डॉलर में जो रूस बेच रहा था वो उस वक़्त वैसे भी एक ठीक ठाक दाम उसको मिल रहा था। और यही नतीजा है कि रूस के पास इस वक़्त बड़ी संख्या में पैसा, उसके खजाने में खूब पैसा है। उसके रूबल का दाम तो आसमान पे पहुंच ही गया है। उसका जो रिज़र्व है, जो उसके घर में जो पैसा रखा हुआ है, वो पैसा अंधाधुंध रखा हुआ है। इसके अलावा इस एक्सपोर्ट के कारण उसने अपना डॉलर का भंडार भी खूब सारा इकट्ठा कर लिया है। अब ये सब बातें तकनीकी लगती हूँ तो एक चीज़ और देखिए, उसने भारत से कहा भी ब्रिक्स की मीटिंग में 3-4 दिन पहले मोदी जी उस पर शामिल हुए थे कि भाई आप अपने रिटेल चेन को भेज दो, हमारे यहाँ पे बिजनेस करें। तो जो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, चाहे वो मैकडी थी तो अब उन्होंने अपना एक मैकडी खोल दिया है और वहाँ भीड़ लगा के उसका सामान बिक रहा है। अमेरिका के मैकडी का मुनाफा डूब गया। जो कंपनियाँ मल्टीनेशनल कह रही थी कि अब हम रूस में अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, उनको कह रहा है रूस की कंपनियां, चीन की कंपनियां आ जाओ, हमारे यहाँ पे कार बेच लो। कल ब्रिक्स में उसने बोल दिया, कल परसों। इसी तरह से वो भारत से कह रहा है कि आप जो है वो अपनी रिटेल चेन खोल रहे, यानी यहाँ से जियो मार्ट, बिग बाज़ार या जितने भी सारे हैं ये सब जाके अपना स्टोर खोलेंगे, डी मार्ट। और इस सब की वजह से आप कल्पना कर सकते हैं कि रूस के बाज़ार में बड़ी संख्या में भारतीय और चीनी माल पहुंचेगा और अमेरिकी सामान की उस बाज़ार से विदाई पहले ही हो चुकी है सैंक्शन के कारण। यानी इस फ्रंट पे भी उसने ज़बरदस्त कब्ज़ा कर लिया। अब आई बात डॉलर की। 70s में डॉलर ने अपनी एक सुप्रीमेसी बनाई, क्योंकि सऊदी अरब ने कह दिया कि हम जो भी तेल एक्सपोर्ट करेंगे वो डॉलर से करेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा डॉलर इस्तेमाल होना शुरू हो गया कि कोई दूसरी मुद्रा चल ही नहीं रही है। तो अब रूस कह रहा है कि एक काम करते हैं, हम एक ब्रिक्स का बैंक बना लेते हैं। और आपको बता दूं ब्रिक्स में कुछ और देश भी शामिल होने जा रहे हैं। तो हम एक ब्रिक्स का बैंक बना लेते हैं। हमको अगर कुछ खरीदना है भारत से तो हम रुपए में खरीदेंगे, और भारत को हमसे कुछ खरीदना है तो रूबल में खरीद लेगा। हमारा काम रूबल से चल जाएगा, आपका काम रुपए से चल जाएगा, टेंशन ही नहीं है। चाइना को भी यही कहा जा रहा है। तो ये सारे लोग मिलकर अपना एक ब्रिक्स बैंक बना रहे हैं। यानी धीरे धीरे दुनिया का डी डॉलराइजेशन करने की शुरुआत हो गई है। दुनिया में 15% को छोड़ दे तो बाकी व्यापार अभी भी अमेरिका के डॉलर से ही होता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं धीरे धीरे करके, कई देश ये महसूस करते, देखिए अमेरिका की सैंक्शनबाजी से सब नाराज़ हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी देश पे वो सैंक्शन लगा देता है। ईरान पे चल रहे हैं, भारत को भी कभी ना कभी छोटा मोटा लपेटता रहता है, कभी किसी को लपेटता रहता है, कभी पाकिस्तान पे लगाता रहता है। तो ये जो दादागिरी है, अगर अमेरिका, और सबने रूस के उदाहरण से सीखा कि अमेरिका के ऊपर अब डिपेंडेंस ना हो तो ज़्यादा अच्छा एक वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए कि कल के दिन अमेरिका अगर भ्रकुटी टेढ़ी करे तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए। तो सब देश इस फार्मूला पे जाने वाले हैं कि भैया हम आपस में मिलके कुछ ऐसी व्यवस्था बना लें कि एक दूसरे की मुद्रा में सामान खरीदते रहें। हम क्यों डॉलर में सामान खरीदें एक दूसरे से, जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो हम नमस्ते भी रामदयाल के माध्यम से क्यों करें, हम सीधे करेंगे। तो ये हो गया। और इस बीच में जब ये सारा चल रहा है तो बाइडेन बाबू सोचिए क्या झेल रहे हैं। बाइडेन बाबू रूस को धूल चटा देना चाहते थे, सबक सिखा देना चाहते थे, ख़त्म कर देना चाहते थे, और जितने सैंक्शन लगाए उनके अपने। स्विट्ज़रलैंड सोना खरीद रहा है, स्विट्ज़रलैंड सोना खरीद रहा है रूस से। यूरोप के देश ने ही अमेरिका को ठेका दिखा दिया। सार मैंने आपको बताया कि कैसे तेल एक्सपोर्ट का हब बन गया भारत। कच्चा तेल यहाँ आता है, यहाँ से बाहर जाता है। और अब एक और चीज़ शुरू हो गई है कि रूस से तेल इंपोर्ट करने में कुछ दिक्कतें इंश्योरेंस की आ रही थी, क्योंकि रूस से जब आप तेल का जहाज़ मंगाते हो, संबंध इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं। तो एक व्यवस्था थी, इंश्योरेंस कंपनी कह रही थी भैया रूस का जहाज़ जाएगा तो उसका हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे, क्या पता कब कौन उसको मिसाइल से गिरा दे, टारपीडो कर दे,
लेकिन अब ऐसा हुआ है कि कुछ कंपनियां दुबई की, यूएई की और सऊदी अरब की इस बात के लिए तैयार हो गई हैं कि ठीक है, हम इसका जहाज़ का इंश्योरेंस करने को तैयार हैं। यानी भारत के लिए रूस का तेल मंगाना अब आसान हो गया, जो अब तक करीब करीब मुश्किल था। बहुत सारे इधर उधर के रूट लिए जा रहे थे, अब पानी के जहाज़ में भरो और ले आओ। तो एक तरफ तो ये व्यापार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यूरोप के देश जो हैं वो रूस का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। रूस सशक्त हो रहा है, उसके दुनिया, उसके इतिहास का जो बेस्ट उसका मुद्रा भंडार था उससे उसके करीब करीब वो उसके बाद नंबर 2 पे आज उसके पास में भंडार है। उसकी डिपेंडेंस दुनिया पे कम हो गई, डॉलर का खर्चा कम हो गया क्योंकि बाहर की कंपनियां चली गई। और बाइडेन क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ ब्याज बढ़ा बढ़ा कर महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं। और रूस क्या कर रहा है, अपने यहाँ ब्याज कम कम करके कह रहा है कि खूब सारा पैसा सोसाइटी में रहना चाहिए, खूब परचेजिंग हो और वहाँ की अंदर की इकोनॉमी भागती रहे, जो बाहर के प्रतिबंधों के कारण स्लो हुई है। मान लीजिए मैकडी बंद हो गया, आदमी सोच रहा है 2 की जगह 1 दिन बर्गर खाऊंगा, बोले कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे हैं, तेरे को लोकल बर्गर खोल दिया मैकडी की जगह के और कुछ नाम है, रशियन कंपनी है वो। भीड़ लगी, उतनी ही भीड़ लगी जितनी कि मैकडी के उद्घाटन के समय लगी थी। और अब भारत के स्टोर खुल जाएंगे, चीन के ऑटोमोबाइल स्टोर खुल जाएंगे और सारे देशों के जो ब्रिक्स देश हैं, साउथ अफ्रीका का भी कुछ आ जाएगा। और धीरे धीरे करके रूस ने एक ऐसी दुनिया बना ली जो दुनिया अमेरिका के भरोसे नहीं है। पहली चीज़, अमेरिका मंदी से लड़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर उसने हालात बिगाड़ दिए क्योंकि रूस का सामान नहीं पहुंच पा रहा है, अनाज नहीं पहुंच पा रहा, तेल नहीं पहुंच पा रहा। भारत इस मामले में, हमने सूरजमुखी का तेल भी मंगा लिया है, हमने सोयाबीन का तेल भी मंगवा लिया वहाँ से, हम लोग जेम्स वेम्स ज्वेलरी का भी काम कर रहे हैं, हमने रूस के साथ में सब नॉर्मल रखा हुआ है। और इसी का नतीजा है कि आज अमेरिका सबसे ज़्यादा पछतावे के दौर में पहुंचने वाला है। रूस ने जो हालात पैदा कर दिए हैं उसमें ना तो उससे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। इससे ज़्यादा सैंक्शन लगाने की उसकी हालत नहीं है और इतने सैंक्शन में वो मजबूत होकर निकला है। ये होती है तैयारी। और मैं आपको आज जो बता रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी पहले विश्लेषण दिया था कि रूस जो है उसको हराना आसान नहीं होगा और आज वो हम सबके सामने आ रहा है, बल्कि वो एक ताकत बन के उभर गया। और जितना वो ताकतवर होता जाएगा, यूरोप उसको सलाम करता जाएगा और वो किसी की परवाह नहीं कर रहा है। जो देश टेढ़ा मेढ़ा करता है उसको भी धमकी दे देता है, बाल्टिक में भी आ जाओ। इसलिए ये है एनालिसिस और ये है वो परिस्थितियाँ जो आज विश्व में पैदा हो गई हैं। ये हैं वो परिस्थितियाँ जिसमें अब कातर भाव में दिखाई दे रहे हैं बाकी लोग। और रहा सवाल यूक्रेन का, मुझे लगता है एक न एक दिन ज़रूर ये दोनों ही आपस में मिलकर रट्टा सुलटाएंगे, क्योंकि जिन लोगों के चक्कर में यूक्रेन लड़ रहा था वो तो अब उसको हथियार भी नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।